हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर। इस सेशन में आपको इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के उस वीडियो को भी देखें, आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो आज हम लोग जिन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं वो प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं, एक एक करके देखिएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो बराबर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। उसमें पहला है, एक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण क्या है? ये कि वैश्वीकरण कहते किसको है? तो ध्यान दीजिएगा इस पर कि वैश्वीकरण है क्या। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए तो यह जो व्यवस्था है यह वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। देख लीजिए, इसको लिखते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। बस ध्यान से देखना है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। ये एग्जाम में बराबर देखने को मिलते हैं, कई बार ये विगत वर्षों में पूछ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। एक और है, एक है विश्व बाजार। विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं? विश्व बाजार, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व बाजार क्या होता है या विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा, एक ऐसा बाजार जहां पर विश्व की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो और लोग उसका क्रय विक्रय कर सके, तो वह बाजार विश्व बाजार के नाम से जाना जाता है। क्या बोल रहे हैं? देखिएगा, एक ऐसा बाजार जहां पर विश्व की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो तथा लोग उसका क्रय विक्रय कर सके, उस बाजार को विश्व बाजार के नाम से जानते हैं। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। एक ऐसा बाजार जहां विश्व की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो तथा लोग उसका क्रय विक्रय कर सकें। क्रय विक्रय कर
लाभ ले सके भी लिख सकते हैं आप, लाभ ले सके, तो वह जो बाजार है वह बाजार विश्व बाजार कहलाता है। क्या बोले? एक ऐसा बाजार जहां विश्व की सभी वस्तुएं उपलब्ध हों तथा लोग उसका क्रय विक्रय कर लाभ ले सके, वह बाजार क्या कहलाता है? विश्व बाजार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आगे देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकरण, ये औद्योगिकरण क्या होता है? औद्योगिकीकरण क्या होता है? तो देखिए, यूरोप में 18वीं सदी में कई नए नए प्रकार के मशीनों का आविष्कार हो रहा था और नए नए मशीन बन रहे थे, नए नए मशीनों का आविष्कार हो रहा था। तो उन मशीनों से कई फैक्ट्रियां बनाई गई, कई उद्योग धंधे बनाए गए और धीरे धीरे उद्योग धंधों का विकास जो है तेजी से होता गया। तो हम कह सकते हैं कि उद्योग धंधों का तेजी से विकास होना, उद्योग धंधों का तेजी से विकास होना, यही प्रक्रिया जो है औद्योगिकीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? औद्योगिकीकरण। तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि नए नए उद्योग धंधों का, नए नए उद्योग धंधों का तेजी से विकास, तेजी से विकास होना औद्योगिकीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? औद्योगिकीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिए, हम लोग बात क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो बराबर एग्जाम में आता है। यहाँ पे थ्योरी बेस पे ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक है वैश्वीकरण, एक है विश्व बाजार और एक है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण देख लीजिए, यहाँ पे नए नए उद्योग धंधों का तेजी से विकास होना क्या कहलाता है? औद्योगिकीकरण कहलाता है। चलिए एक बार देख लीजिए इन सभी प्रश्नों को, फिर से मिटाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। सलम पद्धति, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि सलम पद्धति से आप क्या समझते हैं? ये सलम पद्धति होता क्या है? किसे कहते हैं सलम पद्धति? तो देखिए, जब औद्योगिकीकरण का विकास हुआ, नए नए उद्योग धंधे लगने शुरू हो गए, तो ग्रामीण क्षेत्र से एक बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग शहरीकरण की ओर आया और उद्योग धंधों में उसे रोजगार मिला। अब सवाल ये था कि वे जो मजदूर आए हैं ग्रामीण क्षेत्र से और यहाँ काम कर रहे हैं उद्योग धंधों में, उनके रहने के लिए जगह कहाँ से मिलेगी? कौन देगा? तो ये जो मजदूर वर्ग के लोग थे जो उद्योग धंधों में काम करने आए थे ग्रामीण क्षेत्र से शहर में, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने झुग्गी और झोपड़ी बनानी शुरू की और उसी में रहना शुरू कर दिया। क्या किया? झुग्गी और झोपड़ी। झुग्गी झोपड़ी आप समझते होंगे। इसमें रहते थे
और झुग्गी झोपड़ी में रहना शुरू कर दिए, इसे ही स्लम कहा गया। इसे ही क्या कहा गया? स्लम। और यह जो प्रक्रिया है, जितने भी मजदूर वर्ग में आते थे मजदूर, उन सब ने अपनाया। तो यही जो प्रक्रिया है, ये जो तरीका है, यही स्लम पद्धति कहलाया। यही पूरा क्या कहलाया? स्लम पद्धति कहलाया। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि स्लम पद्धति होता क्या है। तो मजदूर वर्ग जो शहर में काम करने के लिए आए और उद्योग धंधों में काम किए, उन लोगों ने रहने के लिए झुग्गी और झोपड़ियों का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? झुग्गी और झोपड़ियों का। उसे स्लम कहा गया, उसे स्लम कहा गया। और यह जो तरीका है, जितने मजदूर लोग गए थे काम करने शहर में, उन लोगों ने अपनाया। सबने झुग्गी झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर दिया। तो यही जो तरीका है ना, यही स्लम पद्धति कहलाया। क्या कहलाया? स्लम पद्धति। तो इसे लिखेंगे कैसे, देख लेंगे एक बार। आप अगर समझ जाते हैं तो आराम से लिखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मजदूरों ने शहर में रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी बनाए। मजदूरों ने शहर में रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी बनाए, जो स्लम कहलाया। जो स्लम कहलाया। और यह प्रक्रिया सभी मजदूरों ने अपनाया। यह प्रक्रिया सभी मजदूरों ने अपनाया। इसलिए इसे स्लम पद्धति कहा गया। स्लम पद्धति कहा गया। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं कि मजदूर वर्ग के लोग, जो मजदूर श्रेणी में आते थे, वे लोग काम करने के लिए शहरों में जाते थे कि उन्हें उद्योग धंधों में काम मिले और वे लोग बेरोजगारी की समस्या से निजात पा सके। तो मजदूरों ने शहर में रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी बनाए, जो स्लम कहलाया। और यह प्रक्रिया सभी मजदूरों ने अपनाया। सबने ऐसा काम किया, सबने झुग्गी झोपड़ी बनाई। तो ये जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, इसे ही क्या कहते हैं? स्लम पद्धति कहते हैं। इसे ही स्लम पद्धति कहा गया। तो ये उम्मीद करते हैं स्लम पद्धति क्या होता है आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। वो है, देख लीजिए, भूमंडलीकरण। एक आता है कि भूमंडलीकरण क्या है। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण। ये भूमंडलीकरण क्या होता है? ये क्वेश्चन भी बराबर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कई बार इससे भी पूछा गया है। तो भूमंडलीकरण क्या होता है? देखिए, आपको बताया गया है कि वैश्वीकरण क्या होता है। उसमें बताए थे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से यदि विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। बस सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? देखिएगा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से यदि विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे भूमंडलीकरण कहते हैं। क्या बोला गया है? एक बार फिर से सुनिएगा कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से
विश्व के साथ जोड़ दिया जाए, विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए, तो उसे भूमंडलीकरण कहते हैं। अब इस बात को देख लेंगे, बस यहाँ पे लिख लेते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था को किसी देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक रूप से विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना भूमंडलीकरण कहलाता है। इसका जो एक वैश्वीकरण था उसमें क्या बताए थे? उसमें बताए थे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, वो कहलाता है वैश्वीकरण। लेकिन यहाँ पे आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं तो उसे भूमंडलीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए। और अब जो एक और है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है उपनिवेशवाद। हम लोग चर्चा करते हैं उपनिवेशवाद पर, तो देख लेते हैं, इधर आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद, देखिए पहले एक पॉइंट समझेंगे कि ये उपनिवेश क्या होता है, फिर बात करेंगे कि उपनिवेशवाद कहाँ से आया। तो जब कोई एक बड़ी शक्तिशाली देश एक कमज़ोर देश पर आर्थिक नियंत्रण कर लेता है, क्या कर लेता है? आर्थिक नियंत्रण कर लेता है और उससे ढेर सारी लाभ लेता है, तो वो जो देश है, वो जो कमज़ोर देश है, वो उसका उपनिवेश कहलाता है। जैसे ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बनाया था, भारत पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया था और भारत को क्या किया था? उपनिवेश बनाया था। तो जब कोई शक्तिशाली देश एक कमज़ोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करता है, तो वह जो कमज़ोर देश होता है वह उपनिवेश कहलाता है। और यूरोप के जो अधिकतर शक्तिशाली देश थे, जैसे ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस, इन देशों ने यह कार्य करना शुरू कर दिया कि जो छोटे छोटे या कमज़ोर जो देश हैं उनको अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। तो उनकी जो ये प्रक्रिया है ना, वही प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है। क्या कहलाती है? उपनिवेशवाद। पहले ध्यान दीजिएगा कि उपनिवेश क्या चीज़ होता है, फिर देखेंगे हम लोग कि उपनिवेशवाद क्या होता है।
तो पहले उपनिवेश, जब कोई शक्तिशाली देश एक कमज़ोर देश पर या एक छोटे से देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो वह कमज़ोर देश या वह छोटा देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। और यह प्रक्रिया यदि शक्तिशाली देशों ने अपना ली, सब यही कर रहे हैं कि अपना अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है उपनिवेश बनाने की, तो उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया को ही उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। अब इसको देखिएगा, अब इसको लिखेंगे। जब एक शक्तिशाली देश, जब एक शक्तिशाली देश एक अन्य कमज़ोर देश पर आर्थिक नियंत्रण करता है, आर्थिक नियंत्रण स्थापित करता है तो वह कमज़ोर देश उसका उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश कहलाता है। तथा उपनिवेश बनाने की यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है। उपनिवेशवाद कहलाती है। अब एक बार फिर से देख लेंगे इसको। अगर इसको लंबे करके लिखते तो छोटा ही होता, थोड़ा इस तरीके से लिखिए इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है, इतना लंबा आंसर है नहीं। जब एक शक्तिशाली देश एक अन्य कमज़ोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करता है तो वह कमज़ोर देश उसका उपनिवेश कहलाता है। तथा उपनिवेश बनाने की यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है। तो ये उपनिवेशवाद है। हम लोग आज स्लमपत्ति और भूमंडलीकरण, उपनिवेशवाद जैसे प्रश्नों को देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी जो क्वेश्चन हैं समझ में आए होंगे और अच्छा लगा होगा। तो फिर एक नए सेशन में, नए वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।